प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 4 में वर्णित कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित्त पहला कवित्त, जिसमें प्रकृति सौंदर्य और वसंत ऋतु का मनोहारी वर्णन किया गया है, दूसरा कवित्त जिसमें गोकुल की होली का वर्णन किया गया है, जिसमें सखी कृष्ण प्रेम रंग में डूब जाती है, और कवित्त 3 जिसमें मनभावन सावन का यानी वर्षा ऋतु का मनोहारी वर्णन किया गया है। इन तीनों ही कवित्तों से संबंधित अभ्यास प्रश्न आज हम हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? कवि पद्माकर ने पहले कवित्त में प्रकृति सौंदर्य के साथ वसंत ऋतु का वर्णन किया है, ऋतुराज वसंत का वर्णन किया है। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर से प्रारंभ होते हुए इस पद में कवि ने ऋतुराज वसंत का वर्णन किया है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? पहले छंद में कवि पद्माकर ने ऋतुराज यानी ऋतुओं के राजा वसंत का यानी वसंत ऋतु का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। पद्माकर ने ऋतुराज वसंत का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है, इस ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं? इस ऋतु से आशय है वसंत ऋतु में प्रकृति से क्या परिवर्तन होते हैं। वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति में बहुत ही सुखद और आनंददायी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वृक्षों में, लताओं में, झाड़ियों में सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं और उन खिले हुए फूलों पर भ्रमरों का गुंजार करना बहुत ही मनोहारी लगता है। इन खिले हुए फूलों पर गुंजार करते हुए भ्रमर आनंद प्रदान करते हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही चारों ओर का वातावरण हर्ष और उल्लास से भर जाता है। पक्षी भी आनंद के भाव में भर जाते हैं और एक विशेष प्रकार का कलरव करते हैं, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही इस प्रकार प्रकृति में बहुत ही सुहाना और आनंद प्रदान करने वाला परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, वसंत ऋतु में प्रकृति में निम्नांकित परिवर्तन होता है। वन उपवन में वृक्ष, लताओं और झाड़ियों पर तरह तरह के फूल खिल जाते हैं। बाग बगीचों में खिले फूलों पर भौरों का गुंजार करना और गुंजार करते हुए भौरों की भीड़ का बढ़ जाना भी हमें दिखाई पड़ता है। पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, कोंपलें आ जाती है, नए नए बोर आ जाते हैं, आम्र मंजरी आ जाती है, और इस प्रकार से हमें वसंत ऋतु में प्रकृति का यह परिवर्तन दिखाई पड़ता है। पक्षियों का समूह भी कुछ अलग ही प्रकार से मधुरता का भाव लिए हुए चहचहाता रहता है। उनकी मीठी मधुर कलरव से और उनकी बहुत ही मीठी मीठी चहचहाट से हृदय प्रसन्नता के भाव से भर जाता है। पक्षियों का समूह कुछ अलग ही प्रकार से मधुरतम कलरव करने लगता है। सुंदर नवयुवकों के तन मन पर भी राग रंग का प्रभाव छाने लगता है। इस प्रकार इस ऋतु में यानी ऋतुराज वसंत में प्रकृति में ये सुखद और आनंददायी परिवर्तन हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओरे की बार बार आवृत्ति से अर्थ में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई है? कवि पद्माकर, जैसा कि हम जानते हैं, रीतिकाल के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। शब्द और अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करके दरबार को चकित कर देना और आश्रय देने वाले राजा को प्रसन्न कर देना ही रीतिकालीन दरबारियों का अभिष्ट यानी उद्देश्य हुआ करता था। ओरे शब्द की इस पद में लगभग 12 बार आवृत्ति हुई है। लगभग 12 बार यानी अनेकों बार आवृत्ति होने से इस ऋतु का जो सौंदर्य है उसकी अभिवृद्धि इस ओरे शब्द के माध्यम से हुई है। वसंत ऋतु में और ही प्रकार का, अलग ही प्रकार का आनंद का भाव चारों तरफ भर गया है। चाहे वे लताएं हों, चाहे वृक्ष हों, चाहे झाड़ियां हो, कुंज हो, उन पर मंडराते हुए भ्रमर हो, वहां पर खिले हुए फूल हों, पक्षियों का मधुर मधुरतम स्वर में किया जाने वाला कलरव का स्वर हो, वहां पर बने ठने नव युवक हों जो
विभिन्न प्रकार से अपने आकर्षक रूप में गलियों में मस्ती में भर करके घूम रहे हो। इस प्रकार का जो दृश्य है वह कवि ने प्रमुख रूप से अपनी इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ओरे शब्द की बार बार आवृत्ति से जो विशिष्टता उत्पन्न हुई है उसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि पद्माकर रीतिकाल के विशिष्ट कवि है। शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके दरबार को चकित करके अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करना ही उनका उद्देश्य होता था। रीतिकाल के अधिकांश कवि शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते और शब्द में और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके वे दरबार को चकित कर देते और अपने आश्रयदाता राजा को भी वे प्रसन्न करते थे। सीधी सहज सरल भाषा में अपनी प्रस्तुतियां करते थे जिससे कि दरबार के लोगों को और राजा को उसको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हो। सहज ग्राह्य भाषा में ही वे अपनी रचनाएं प्रस्तुत किया करते थे। इस कविता में ओरे शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। इससे यह विशिष्टता उत्पन्न हुई है कि वसंत ऋतु का सौंदर्य अधिक प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आ गया है। इस शब्द से यह ध्वनित होता है कि अब तक के सौंदर्य और वातावरण में कुछ और ही प्रकार से वृद्धि हो गई है। जैसे ही ऋतु परिवर्तन हुआ है, जैसे ही ऋतुराज वसंत का आगमन हुआ है, वसंत के आगमन होने के साथ ही वातावरण में एक और ही प्रकार का, एक अलग ही प्रकार का सुखद दृश्य उपस्थित हो गया है, आनंद प्रदान करने वाला दृश्य उपस्थित हो गया है और कुछ अलग ही प्रकार से सौंदर्य में वृद्धि हुई है। जैसे पादप लताओं व झाड़ियों पर भ्रमरों की भीड़ बढ़ गई है, जो भ्रमरों की भीड़ गुनगुन मधुरतम स्वर में गुंजार कर रही है। उनकी गुंजार में एक नए ही प्रकार का आनंद का भाव दिखाई पड़ रहा है। गलियों में नवयुवक अलग ही अंदाज में बन ठन कर घूम रहे हैं। पक्षियों के समाज में अलग ही प्रकार की आवाज का होना, पक्षियों के समाज में अलग ही प्रकार की कलरव का स्वर, उनके मधुर और मीठे स्वर में चहचहाने का स्वर सुनाई पड़ने लगा है तथा राग रंग व रस रीत का तन और मन में अलग ही प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। ओरे रंग ओरे रूप ओरे रास ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे बन वह गए। इस प्रकार से कवि पद्माकर ने ओरे शब्द की बार बार आवृत्ति करके बसंत ऋतु के इस सौंदर्य को, उसके आनंद को कई गुना बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, पद्माकर के काव्य में अनुप्रास योजना अनूठी बन पड़ी है। उक्त कथन को प्रथम छंद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बड़ी ही कुशलता पूर्वक किया है, लेकिन अनुप्रास अलंकार के प्रयोग करने में उनका अनूठापन दिखाई पड़ता है, उनका अनूठापन झलकता है। प्रथम छंद में भीर भोर छलिया छबीले छैल छवि छवे रस रीति राग रंग आदि में अनेक वर्णों की आवृत्ति होने से जहां नाद सौंदर्य की वृद्धि हुई है, वहां पद विन्यास में भी अनूठापन आ गया है। इसमें भीर भोर में भैवर्ण भैवर्ण भीर भोर में भैवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। छलिया छबीले छैल में छह वर्ण की आवृत्ति हुई है, छह वर्ण की आवृत्ति हुई है, छह वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए छलिया छबीले छैल इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। रस रीति राग रंग इसमें रै वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार एक ही वर्ण के बार बार आवृत्ति होने से उसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित होता है। इसमें अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा दर्शनीय है। अगला प्रश्न है, होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है, दूसरे छंद के आधार पर लिखिए। कवि पद्माकर ने अपने दूसरे कवित्व में गोकुल की होली का मनोहारी वर्णन किया है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, इससे यह कवित्व प्रारंभ होता है और इस कवित्व में कवि पद्माकर ने होली की मस्ती में
रंग लगाते हुए, नाचते गाते हुए, अपने हृदय की प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करते हुए, हुड़दंगबाजी करते हुए गोकुल के गांव के गोप ग्वालों को बताया है। गोकुल के गांव के गली के गोप ग्वाले अपने घरों के अड़ोस पड़ोस में आगे पीछे के द्वारों पर दौड़ दौड़ कर जाते हैं और वे एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंग लगाने की यह प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि वे अपने मुंह से कुछ भी बोल जाते हैं। होली की मस्ती में वे कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन कोई किसी की द्वारा बोली हुई बातों का बुरा भी नहीं मानता है। एक सखी तो श्याम रंग में इतनी डूब गई है कि उसकी दूसरी सखी उससे कहती है कि इस श्याम रंग को निचोड़ लीजिए, लेकिन वह सखी मना करती है। वह सखी उस श्याम रंग में ही डूबे रहना चाहती है, श्री कृष्ण के प्रेम रंग में ही डूबे रहना चाहती है। वह अपनी सखी से कहती है कि मेरा तो चित्त चोरी चोरी श्री श्याम ने चुरा लिया, श्री कृष्ण ने चुरा लिया, और अब मुझसे बोर्यो तो बोर्यो पर निचोरत बने नहीं। मैं इस प्रेम रंग में डूबते तो डूब गई, लेकिन अब मुझसे इस प्रेम रंग को निचोड़ा नहीं जाता। इस प्रेम रंग को मैं अब छुड़ाना नहीं चाहती, मैं तो इसी में निमग्न रहना चाहती हूँ। क्योंकि गोपी को इस बात का भय है कि यदि वह प्रेम रंग से दूर हो जाएगी तो श्री कृष्ण के विरह में वह बहुत अधिक व्याकुल हो जाएगी। इस प्रकार गोकुल के गांव में होली की मस्ती है, होली का हुड़दंग है, और सभी गोपवासी होली के इस रंग में रंगकर प्रेम के रस और प्रेम के रंग में डूबे हुए हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव होली की मस्ती में डूब जाता है। गोप ग्वाले दौड़ दौड़ कर घरों के आगे पीछे के दरवाजों पर जाकर होली खेलते हुए एक दूसरे को रंग लगाते हैं। सभी इतने मस्त हो जाते हैं, होली की मस्ती में इतने मस्त हो जाते हैं कि कुछ का कुछ कह जाते हैं, फिर भी कोई उनके कहे का बुरा नहीं मानता है। इस होली में चतुर गोपी पर श्री कृष्ण प्रेम का श्याम रंग इतना चढ़ गया है कि वह उसी में डूबे रहना चाहती है। इस तरह सारे गोकुल गांव में होली की खुमारी छाई हुई है। सारा गोकुल होली के साथ साथ प्रेम रस में डूबा हुआ है। सारा गोकुल गांव होली के इस मस्ती में सरोबार है और प्रेम के रस में, प्रेम के रंग में डूबा हुआ है। अगला प्रश्न है, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं, इस पंक्ति में गोपिका के मन का क्या भाव व्यक्त हुआ है? गोकुल में होली खेलते समय एक चतुर गोपी श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई। श्री कृष्ण ने उस गोपी के हृदय का हरण कर लिया, चोरी चोरी उसका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया, और वह गोपी श्री कृष्ण रूपी रंग में, श्याम रंग में रंग गई। वह गोपी अपनी सखी से कहती है कि बोरत तो बोर्यो, यानी मैं श्याम रंग में, बोरत से आसे डूबना, बोर्यो से आसे डूब गई, यानी मैं श्याम रंग में डूबते तो डूब गई लेकिन निचोरत बने नहीं। लेकिन अब मैं इसको निचोड़ते मुझसे नहीं बन रहा है, मैं इस श्याम रंग को नहीं छुड़ा पा रही हूं। यानी मुझे इस श्याम रंग में डूबे रहने पर ही अतीव सुख मिल रहा है, अतीव आनंद की प्राप्ति हो रही है, और मैं इस श्याम रंग में ही निमग्न रहना चाहती हूं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस पंक्ति में गोपिका के मन का यह भाव व्यक्त हुआ है कि वह श्याम रंग अर्थात प्रेम के रंग में इतनी डूब चुकी है कि अब इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती। वह इसी स्थिति में रहना चाहती है। गोपिका श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई है, श्याम रंग में रंग गई है, और वह चाहती है कि वह प्रेम के रंग में ही रंगी रहे, वह इससे निकले ही नहीं। वह इस श्याम रंग को निचोड़ना अर्थात इससे अलग होना भी नहीं चाहती। वह कहती है कि मैं इस श्याम रंग में डूबते तो डूब गई, लेकिन डूबने के बाद अब मैं इससे मुक्ति नहीं पाना चाहती, मैं इसको निचोड़कर इसको मुझसे अलग नहीं करना चाहती, मैं इससे अलग नहीं होना चाहती। गोपी को ऐसा भय है कि इस रंग को निचोड़ने पर वह प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो जाएगी। जैसे ही गोपी को ऐसे लगता है कि वह इस श्याम रंग को निचोड़ देगी तो वह श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हो जाएगी और उसे अपने प्रियतम श्री कृष्ण से विरह का सामना करना पड़ेगा, और श्री कृष्ण के विरह में वह व्याकुल हो जाएगी। इसलिए वह इसमें डूब तो गई, वह श्री कृष्ण रूपी प्रेम रंग में डूब तो गई, परंतु अब इससे अलग होना नहीं चाहती है। वह गोपी श्री कृष्ण
कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में डूबने के बाद अब उससे अलग नहीं होना चाहती है, उसी प्रेम में वह निमग्न रहना चाहती है। वह तो सदैव ही उसी कृष्ण रूपी रंग में, उसी कृष्ण रूपी प्रेम रंग में निमग्न रहना चाहती है, डूबे रहना चाहती है। अगला प्रश्न है, पद्माकर ने किस तरह भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और अधिक बढ़ाया है? पद्माकर ने भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और अधिक कैसे बढ़ाया है, उदाहरण सहित बताइए। कवि पद्माकर ने अपनी रचनाओं में भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और अधिक बढ़ाया है। उनकी ब्रज भाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही सरस है, बहुत ही व्यवस्थित है और उन्होंने प्रवाहपूर्ण भाषा को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी है। उनकी रचनाओं में गत्यात्मकता है, गतिमान गति के साथ में वे अपनी रचनाओं में शब्दों को इस प्रकार से निरूपित करते हैं कि पाठक के हृदय में सहज ही आनंद का भाव उत्पन्न हो जाता है। उनकी ब्रजभाषा सरल है, सरस है, सुव्यवस्थित है और प्रवाहपूर्ण है। कवि की भाषा गतिमय है, उनकी भाषा में सभी गुणों का पूर्ण निर्वहन हुआ है। उन्होंने ब्रज भाषा का मधुर एवं ललित रूप प्रयुक्त किया है और कवि का इस भाषा पर यानी ब्रज भाषा पर पूरा अधिकार है। कवि जगह जगह लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करके सूक्ष्म अनुभूतियों को भी सहज बना देता है। कवि लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करके अपनी रचनाओं में सूक्ष्म अनुभूतियों को सहज एवं सजीव बनाकर उपस्थित कर देता है। कवि के वर्णन में चित्रात्मकता एवं जीवंतता का समावेश है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके ध्वनि चित्र खड़ा करने में कवि अद्वितीय है। कवि अपनी रचनाओं में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस प्रकार से करता है कि एक ध्वनि चित्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से कवि अपनी रचना में इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के सौंदर्य को निरूपित कर देता है। उदाहरणतः छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए, चुराई चित चोरी चोरी। कवि पद्माकर अपनी रचनाओं में भावों का ऐसा प्रभावी चित्रण करते हैं कि पढ़ने वाले भी अभिभूत हुए बिना, आनंदित हुए बिना नहीं रह पाते। जैसे बोरत तो बोर्यो पर निचोरत बने नहीं। गोपी कहती है कि बोरत तो बोर्यो, निचोरत बने नहीं। डूबते समय तो मैं डूब गई श्री कृष्ण रूपी प्रेम रंग में, श्याम रंग में, लेकिन अब मुझसे उस कृष्ण रूपी प्रेम रंग को, श्याम रंग को निचोड़ते नहीं बन रहा है। श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, श्री कृष्ण ने मेरे हृदय का चोरी चोरी चुपके चुपके हरण कर लिया है। प्राण हूते प्यारो मन भावनो लगत है। प्रियतम प्राण से प्यारा और मन को बहुत ही भाने वाला लगता है। इस प्रकार कवि ने अनुप्रास अलंकार का बहुत ही मनोहारी दर्शन और मनोहारी छटा उपस्थित की है। अगला प्रश्न है, तीसरे छंद में कवि ने सावन ऋतु की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है? कवि पद्माकर कहते हैं कि जैसे ही सावन का महीना आता है, सावन ऋतु के आते ही भौरों का गुंजार बढ़ जाता है और इस प्रकार से कुंजन में अलग अलग जो खिले हुए फूल हैं उनके ऊपर भ्रमरों का गुंजार बढ़ जाता है और भ्रमरों के गुंजार बढ़ने के साथ ही पक्षी अलग अलग मधुरम स्वर में कलरव करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, कोयल की कूक बढ़ जाती है। झूलों में नायक नायिका का झूलना बहुत ही मनभावन लगता है। आकाश में उमड़ती घुमड़ती घटाओं से मोर भी उनको देखकर म्याओ म्याओ जोर जोर से कूकने लगते हैं, जोर जोर से शोर करते हैं और पूरा का पूरा मेघमंडल ऐसे लगता है मानो मोर के शोर से चारों तरफ से फैल गया हो। मोर का शोर चारों ओर फैल जाता है। वर्षा ऋतु में जहां पर गुमान करता हुआ नायक और नायिका का आपस में रूठना और मनाना चलता रहता है, क्योंकि वर्षा ऋतु को कामोद्दीपक ऋतु भी कहा जाता है। ये प्रेम की ऋतु है और इसमें नायक और नायिका का रूठना मनाना लगातार चलता रहता है। नेह के बरसने के साथ, मेह के बरसने के साथ नेह भी बरसता है, प्रेम भी बरसता है। इस ऋतु के अंदर जो झूला झूलने का सुंदरतम दृश्य है, नायक और नायिका झूला झूलते हैं, वह भी बहुत मनोहारी प्रतीत होता है। मोरों का शोर
और मोरों के शोर के बीच में नारियों द्वारा गाया जाने वाला मल्हार राग भी बहुत मनभावन, बहुत ही सुहावना होता है। इस प्रकार का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरे छंद में कवि पद्माकर ने सावन ऋतु की निम्नांकित विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लता कुंजों में भ्रमरों की भीड़ भाड़ व गुंजार बढ़ गई है। नारियों के द्वारा झूला झूलते समय मधुर स्वर में मल्हार राग गाया जाता है। इस ऋतु में नायिका को प्रियतम प्राणों से भी प्यारा लगता है। रूठना मनाना बहुत सुहावना, बहुत अच्छा लगता है। इस ऋतु में मेघ वर्षा की बूंदों के साथ साथ मानो नेह यानी प्रेम भी बरसाता है। सावन की ऋतु में चारों ओर से मोर के द्वारा जो शोर किया जाता है, घनघोर शोर, वह सुनाई देता है और हिंडोलों पर झूलते हुए नायक नायिका की शोभा बहुत ही अनोखी लगती है। इस ऋतु में झूला झूलना आकर्षक व मोहक लगता है। अगला प्रश्न है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। कै ओरे भांति कुंजन छवि छुए गए, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या की जानी है। ख तो लो चलित बने नहीं, गए कहे पद्माकर लगत है, इनकी संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत की जानी है। पहला है, और भांति कुंजन में छवि छुए गए, इसका संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत कवित्त रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कवित्त शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रस्तुत कवित्त रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है, इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कवित्त शीर्षक से संकलित किया गया है। ओरे भांति कुंजन में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पद्माकर वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्षों, लताओं, झाड़ियों और कुंजों पे अलग ही तरह के चटकदार रंग भरे फूल खिल आए हैं और उनसे बहुत ही सुवासित, आनंद प्रदान करने वाली सुगंध निकल रही है। वातावरण बहुत ही आनंददायी बन पड़ा है और इस प्रकार चटकदार उन खिले हुए फूलों पर भ्रमरों का गुंजार और गुंजार करते हुए भ्रमरों का दल, यानी बहुत सारे भ्रमरों की भीड़ उनके ऊपर उपस्थित हो गई है। गुंजार करते हुए भ्रमर दिखाई पड़ रहे हैं। रंग भरे चटकदार खिले हुए फूलों पर गुंजार करते हुए भ्रमरों की भीड़ बढ़ गई है। साथ ही वृक्षों की डालियों पर बोरें आ गई है। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं और वृक्षों की डालियों पर बोर आ गए हैं, आम्र मंजरी आ गई है, पुष्पों के गुच्छे भी आ गए हैं और उन पर भंवरे गुंजार करते हुए अलग ही प्रकार से मंडरा रहे हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि इस वसंत ऋतु में मादकता का प्रभाव छैल छबीले नवयुवकों पर पड़ा है। वे बन ठन कर गलियों में घूम रहे हैं। उन नवयुवकों के चेहरों की चमक दमक बढ़ गई है और वे बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। वे अब गलियों में मस्ती में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात इस ऋतु में उनके हृदय में, उनके तन और मन में प्रेम की भावना और अधिक मात्रा में बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो लो चलित बने नहीं, इसमें संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत की जानी है। तो लो चलित, इसका संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत कवित्त रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है, इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कवित्त शीर्षक से संकलित किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी, तो लो चलित। कवि पद्माकर कहते हैं कि होली खेलने के दौरान किसी चतुर गोपी पर श्याम का रंग पड़ गया। चतुर गोपी पर श्याम का रंग पड़ जाने पर उसकी कोई सखी उससे श्याम रंग में रंगे उस रंग को हटाने के लिए कहती है, परंतु उसका इस रंग को निचोड़ने का मन ही नहीं करता। श्याम रंग में रंगी हुई वह गोपी अपने ऊपर पड़े हुए श्याम रंग को, कृष्ण प्रेम रूपी रंग को अब हटाना नहीं चाहती, निचोड़ना नहीं चाहती है। कवि के अनुसार गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं तो श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में रंग गई हूँ। श्री कृष्ण ने मेरे हृदय को चोरी चोरी चुरा लिया है। मैं श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में डूब गई हूँ और श्री कृष्ण ने, जो गोपी के प्रियतम है, उन्होंने गोपी के हृदय को चोरी चोरी चुरा लिया है। गोपी कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में मैं डूब तो गई हूं, मगर अब मुझसे यह श्याम रंग निचोड़ते नहीं बन रहा है। भाव यह है कि गोपिका को इस बात का डर है कि
इसको निचोड़ते ही, यानी वह श्री कृष्ण रूपी प्रेम रंग को, श्याम रंग को निचोड़ते ही वह श्री कृष्ण प्रेम से वंचित होकर उनके विरह में व्याकुल हो जाएगी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ग कहे पद्माकर लगत है। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत कवित्त रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कवित्त शीर्षक से संकलित किया गया है। कहे पद्माकर, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, रीतिकाल के कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा ऋतु के इस सुहाने मौसम में नायक और नायिका का घमंड से रूठना मनाना मन को बहुत सुहाना लगता है। नायक नायिका का घमंड से रूठना भी और उसे बार बार मनाना भी मन को बहुत अच्छा लगता है और प्रियतम प्राणों से भी ज्यादा प्यारा लगता है। वर्षा ऋतु में आसमान में उमड़ती घुमड़ती घटाओं के बीच मोर बहुत ही घनघोर शोर करते हैं। आकाश में उमड़ती घुमड़ती घटाओं को देखकर मोर मैं आओ की कूक लगाते हैं और मेह को बुलाते हैं, बरसात को बुलाते हैं, मेघों को बुलाते हैं, जिससे कि वे बारिश कर सके। इस प्रकार वर्षा ऋतु में मोर का शोर चहुं ओर घनघोर होता है। वर्षा ऋतु में आसमान में उमड़ती घुमड़ती घटाओं के बीच मोरों का घनघोर शोर चारों ओर होता है। इस ऋतु में वृक्षों की डालों पर हिंडोलों की छवि अर्थात स्थान स्थान पर झूले पड़ जाते हैं और उन हिंडोलों में नायक और नायिका का झूलना भी बहुत ही मनोरम प्रतीत होता है। वृक्षों की डालों पर हिंडोलों की छवि अर्थात स्थान स्थान पर डाले गए झूलों का सौंदर्य भी मनोरम प्रतीत होता है। इन झूलों में झूलना भी मन भावन लगता है। कामोद्दीपक वर्षा ऋतु में मेघ बरसने के साथ ही प्रेम भी बरसता है। वसंत ऋतु, पद्माकर कवि कहते हैं, पद्माकर कवि के अनुसार कामोद्दीपक वर्षा ऋतु में मेघ बरसने के साथ ही प्रेम भी सरस होकर बरस जाता है, अर्थात यह ऋतु मन में प्रेम भावना उत्पन्न करती है। सावन महीने में झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मेघ वर्षा के रूप में नेह बरस रहा हो। मेघ बरसने के साथ ही नेह बरस रहा है। मेह से आशय है वर्षा हो रही है और नेह से आशय है स्नेह यानी प्रेम बरस रहा है। कवि कहते हैं कि आसमान से मेघ बरसने के साथ ही वर्षा की बूंदों के नीचे टप टप गिरने के साथ ही प्रेम का भाव भी सरसता के साथ नीचे बह रहा है, बरस रहा है, टपक रहा है और चारों तरफ वर्षा ऋतु का जो वातावरण बन रहा है वह बहुत ही मनोहारी है, बहुत ही सुखद है, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 कवि पद्माकर द्वारा रचित कवित्त, पहला कवित्त जिसमें प्रकृति सौंदर्य और वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, दूसरा कवित्त जिसमें गोकुल की होली का वर्णन किया गया है, तीसरा कवित्त जिसमें वर्षा ऋतु का यानी मनभावन सावन का वर्णन किया गया है। इन तीनों ही कवित्तों से संबंधित अभ्यास प्रश्न आज हमने हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 5 कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रचना संध्या के बाद से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।